हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मेरे सामने मौजूद है मदन जोशी। मदन जोशी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और रामनगर श्रीराम सेना के अध्यक्ष भी हैं। दरअसल कल संजय नेगी का मैं इंटरव्यू लेने गया था तो उन्होंने सीधा मदन जोशी पर आरोप लगाया था। मैं आरोपों की सत्यता की पुष्टि कभी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी मंच आता है मैं हर नेता को, हर समाजसेवी को पूरा बोलने का अधिकार देता हूँ। और देखिए, हर नेता जिसने यहाँ विधायक का चुनाव लड़ा है वो अपने आप में एक सम्मानित है, सम्मानित नेता है, सम्मानित व्यक्ति है। और एक सम्मानित व्यक्ति के मुंह से अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई गलत बात निकलती है तो उस व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए। तो मदन जोशी जी, सबसे पहले आपका परिचय मैं चाहता हूँ। मैं पहले तो सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जय श्री राम। मैं मदन जोशी जो है भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और मैं भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हूँ। 2000 से मैं वार्ड अध्यक्ष रहते हुए और युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष और जिले में मैंने जिला मंत्री, उपाध्यक्ष, फिर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और मैंने जो है बजरंग दल का अध्यक्ष और हिंदू जागरण मंच का भी मैंने यहाँ पर काम किया। गौरक्षी समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, रोजगार पर्यटन बचाओ समिति का भी अध्यक्ष रहा हूँ मैं, और माँ बेटी बचाओ समिति एक बनाई थी। तो इतने मैंने कई समितियों में काम किया हुआ है और बेरोजगार संगठन का भी मैं अध्यक्ष रहा। तो कई समितियों मैंने जो है रामनगर की जनता के लिए ईमानदारी से मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। और अभी वर्तमान में विधायक जी ने मुझे वन विभाग का विधायक प्रतिनिधि बनाया था, तो मैंने स्थानीय लोगों के लिए कई काम किए हैं पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा एक पर्यटन का क्षेत्र है। तो नए जोन मैंने खोले हैं, गाइडों की भर्ती कराई है, महिला गाइडों को मैंने रोज़गार दिया है। तो लगातार मेरे ये काम लगातार रहते हैं। तो मैंने बचपन से ही जो है मेरे अंदर एक वो थी ललक, और जब मैं पार्टी में आया तो मैंने बचपन से ही दरी बिछाने का काम से मैंने शुरू करा। दरी बिछाने के काम से लेकर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक पहचान दी है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। अच्छा, दरअसल कल संजय नेगी जी ने आप पे एक आरोप लगाया था सीधा, वो जिसमें कल आप आहत भी हुए थे, आपने जो फ़ोन भी किया। मैं जानना चाहता हूँ कि उन आरोपों की सत्यता पर आप जवाब देना चाहते थे। आप पे जो आरोप लगे हैं पहले उस पर आप बात करें मुझसे। देखिए, कल एक निर्दलीय प्रत्याशी ने मेरे पे आरोप लगाया, तो मैं उस आरोप के माध्यम से, आपके चैनल पे ही उन्होंने ये आरोप लगाया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे पे आरोप लगाया और उससे मैं बहुत आहत हुआ हूँ और उस आरोप में कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पे आरोप लगा रहा है उसको ये मालूम है कि जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था तो मैंने उनकी वाइफ को उन्हीं के घर से हराया था और मेरे साथ केवल 2 लोग चलते थे। मैंने वास्तव में उनके बारे में जो उनका आपराधिक इतिहास है गांव-गांव जाकर मैंने बताया, तो जनता उनके इतिहास को जाना और उनको बुरी तरह अपने घर से हार का सामना करना पड़ा। वो उनकी बौखलाहट थी। फिर जब हमने इस चुनाव, मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे, आपराधिक इतिहास को चुनाव पे बताने की क्या आवश्यकता पड़ती है, मुझे समझाने की कोशिश करें। आपराधिक चुनाव को इतिहास में इसलिए बताने की ज़रूरत पड़ती है कि आप ये देखेंगे, जब से ये छात्र जीवन में इन्होंने राजनीति शुरू करी तो आपको ये मालूम होगा, जब छात्र जीवन में राजनीति में अंदर आए तो इन्होंने जब एंट्री करी, सबसे पहले जो भी इनके प्रतिद्वंदी होते थे तो ये अंदर जो इनके जेल में बैठे हुए जो इनका गुंडा नेटवर्क था, चाहे मिंटू चौधरी हो, मिस पहलवान हो या घंटूरी हो, वहाँ से फ़ोन कर करके उस प्रत्याशी को बैठाने का ये काम करते थे, जो कह रहे हैं ना अपराधी। तो धीरे धीरे छात्र जीवन में आपने एक अपराधी को जो है शरण देने का काम किया। वो जब बाहर आते थे वो ये अपने घरों में, छोई में या आपका हिम्मतपुर, डोटियाल, अन्य जगहों में उनको यहाँ पर शरण देते थे। तो ये इनकी एक अपराधी की यहाँ पर एक ऐसी शरण स्थली बन गई थी रामनगर, ये कि इससे छुपा नहीं है। अब मैं इसका उत्तर ये देना चाहूँगा, तो कई लोग इसमें मारे गए। मेरे घर के बगल में, मेरे घर के जस्ट 3-4 घर छोड़ के रौतेला है, ललित रौतेला, तो काला डूंगिया कांड हुआ था, उसकी माँ आज भी रोती है। उसकी तो कोख छिन गई ना। अब ये क्या करता है कि 18 से 20 साल के लड़कों को पकड़ता है, क्योंकि 18 से 20 साल के लड़के जहाँ को आप डालोगे तो वहाँ को बहक जाते हैं। तो 18 से 20 साल के लड़कों का ये यूज करता है। तो काला डूंगी कांड में वो ललित रौतेला, मेरा पड़ोस का आदमी, मारा गया गोली से। मतलब वो ज़मीन ये कब्जाने गए थे ये लोग, वहाँ पर एक हेड कांस्टेबल मारा गया, वहाँ पर पुलिस की मौत हुई है। लगातार इनके जो है मिंटू चौधरी से वह हैं संबंध, और उसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अमर उजाला में भी, दैनिक में भी, सब में आया। जो कहते हैं ना कि हमारे सब में, तो प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। IG बोले कब तक भागेगा, ये है, देखिए आपके चैनल पर ये दिखा रहा हूँ। ये संजय नेगी, मिंटू चौधरी, जो आपके इन्होंने चैनल पर कल इस बात को कहा, कौन मिंटू चौधरी, कैसा मिंटू चौधरी, जिनके नाम के आप खा रहे थे। आपका काम क्या है, आपका रोजगार क्या है? लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप मुझे दिखा रहे हैं IG बोले कब तक भागे। हाँ। ये घटना है 2009, यानी आज से लगभग 13 साल पहले की घटना। 13 साल पहले की घटना। 13 साल पहले कोई व्यक्ति कैसा भी था, आज की तारीख में ब्लॉक प्रमुख रहते हुए उन्होंने भी छवि सुधार किया है। नहीं सुधारी, छवि को नहीं सुधारी। नहीं, मैं बताना चाहूँगा 2007 में भी हमारी सरकार आई। 2007 से ये बिल्कुल तिलमिलाया हुआ है। और 2012 में कांग्रेस की सरकार आई। रंजीत रावत, में ये बता रहा हूँ मैं, रंजीत रावत जी जो कि उस समय सुपर CM थे, जो कहा जाता था कि सुपर CM थे, तो
इनके जुए के अड्डे चलते थे। सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे इनका एक जुए का अड्डा चलता, वहाँ ये भी बैठे हुए थे। कोतवाल थे फरसवाड़ में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो पता करा लीजिए। तो फरसवाड़ जी ने छापा मारा तो इनके सारे लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ से गिरफ्तार करके थाने ले आया गया, और ये वहाँ से उससे पहले कुछ दिन पहले वहाँ से भाग चुका था। उसके बाद जब कोतवाली जाते हैं तो उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि रंजीत रावत, मैं देखो विपक्ष का हो कोई भी हो, मैं रंजीत रावत की तारीफ इसलिए करना चाहूँगा, अगर कोई काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी लोग, विपक्ष के लोग तारीफ करते हैं। आज जो है हमारे जो कलाम जी हैं उनकी तारीफ करते हैं। तो मैं रंजीत रावत की तारीफ इसलिए करना चाहूँगा, उसने यहाँ जुए का अड्डा ख़त्म कराने का पूरा प्रयास किया और इस बदमाशों को भगाने का पूरा प्रयास किया। उसके एवज में देखो फरसवाड़ को हटाने, कोतवाल फरसवाड़ जहाँ भी होंगे हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे, तो फरसवाड़ को हटाने का बहुत बड़ा आंदोलन चला। उसमें एक रोहित पांडे जी, जो लखनपुर की टंकी में शायद आपको ध्यान होगा नहीं होगा, तो रोहित पांडे जी ने जो है अपने पे आग लगा ली और वो मर गए। और वो एक जो है ऐसी स्थिति, बड़ा दुर्भाग्य था। और उनके परिवार से उनका जो भाई था वो मेरा भी अच्छा मित्र था, तो उसका दुख हमें भी है। रोहित पांडे का दुख हमें, ऐसा नहीं कि हमें उनका दुख नहीं है, रोहित पांडे के साथ हमारी बहुत बड़ी सिंपैथी है। लेकिन जब उसके साथ ये घटना हुई तो उसमें अभी भी कई मुकदमे चल रहे हैं। तो रंजीत रावत जी ने उन कोतवाल को नहीं हटने दिया। तो रंजीत रावत ने वास्तव में ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो अपना चुनाव छोड़कर, रंजीत रावत अपना चुनाव छोड़कर रामनगर आ रहे हैं। मतलब गुंडों को उन्हें पता है कि यहाँ गुंडों को हमने बिल्कुल भी शरण नहीं देनी है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, रंजीत रावत लगातार मिंटू चौधरी जी के लगातार बात कर रहे थे, बिल्कुल बोल रहे थे, इनके वास्तव में संबंध है। और जो ये कहते हैं, इन्होंने अपने भाषण में कहा कि हरीश रावत जो है भाग गए, हरीश रावत यहाँ से भाग गए। बताओ आप हरीश रावत जी के लिए कह रहे हो यहाँ से भाग गए और उन्होंने लूट लिया। आप उन्हीं की बात करते हो और आपके खताड़ी गुलगट्टी में अलग बयान होते हैं, आपके रामनगर में अलग अलग बयान होते हैं। मैं एक सेकंड टोकूंगा आपको। आपने कहा कि उनकी धर्मपत्नी को बीडीसी मेंबर आपने उनके इलाके में हरवाया, हाँ। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। जो भी चुनाव होगा ब्लॉक प्रमुख का होगा तो मैं जाऊँगा संगठन के नाते। मैं ये विधानसभा भी, नगर पालिका आएंगे, ये जब होगा हमारी उससे वो होगी तो हम उसमें भी प्रचार करेंगे, लोकसभा में प्रचार करेंगे। मेरा व्यक्तिगत मेरा मानना है इस तरह की चीजें हैं कि आज की तारीख में, यानी ब्लॉक प्रमुख के बाद से अब तक क्या संजय नेगी ने कोई ऐसे गुंडा तत्व वाले काम किए हैं? तो बताइए, उनके आप भी कह सकते हैं। देखिए, जो पहले कई सारे गुंडा करके नेता बन चुके हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा भी सुधार किया है। तो आप लोग क्यों बार बार उस बात को कुरेदते हो, ये मुझे जानना है। ये बताइए कौन सा सुधार उन्होंने कर दिया, ये तो बताइए कौन सा सुधार कर दिया। अभी ये कपिल रावत अभी मारा गया है, ये गुलरसिद के पास, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। कपिल रावत अभी गुलरसिद के बगल की घटना है, वो बेचारा मारा गया, उसका अभी तक नहीं लगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि गर्व है। अगर ज़्यादा बात खुलेगी तो सबको मालूम है कि आज भी वही घटना होती है। लेकिन अभी बीजेपी में 5 साल ये लोग बिल्कुल बिलों के अंदर घुसे रहे कि बीजेपी में कानून व्यवस्था बनी हुई है। इन्हें पता है कि जैसी कांग्रेस की सरकार आएगी फिर ये कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, खुलेआम यहाँ पर गुंडागर्दी होगी। और ये लोग गुंडागर्दी को लगातार इन्होंने पहले से ही बढ़ावा दिया है। और इन्हीं की ही जो है, अगर आज बताइए ये राजनीति में ये आदमी क्यों आता है, मुझे पता नहीं राजनीति में क्या कारण है। इन्हें राजनीति का जो आने का कारण है, इनका केवल जो इनका अपराध है उसको सेटल ले रहे हैं। बस एक राजनीति इनकी आड़ ले रहे हैं कि इस आड़ में अपने को बचा लें। ये जो हिस्ट्री सीटर है राजनीति इसलिए कर रहा है केवल अपने को बचाने के लिए, और कोई राजनीति का उद्देश्य नहीं है, केवल अपने को जिंदा रखना है। नहीं तो मेरे पे इस पे अभी भी मुकदमे लग रहे हैं, लगातार मुकदमे हैं इस पे। देखिए जोशी, आपने अभी वर्तमान में भी जोशी आपने कहा कि अपने को बचाने के लिए वो राजनीति में उतर रहा है। अगर अपने को बचाने की होता तो वो इस समय हरीश रावत के पीछे घूम रहे होते, ना कि निर्दलीय चुनाव लड़के अपनी अलग से अपनी छवि को बदनाम करने की कोशिश करते। देखिए क्या होता है, निर्दलीय का कोई सहारा नहीं होता, जैसे आपने बताया। अब तो अगर उसको अपनी राजनीतिक छवि बचानी होती, अपना आपराधिक छवि के कारण जो बता रहे हैं, तो हरीश रावत के पीछे लगे होते। हरीश रावत बड़ा नेता है, उनको कोई छूने की हिम्मत नहीं करते। अब आपने कहा कि हरीश रावत को भी बुराई कर रहे हैं और रंजीत रावत की तो खैर बुराई करते ही हैं, तो ऐसे में तो वो दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो कहाँ वो अपने आप को शरण ले रहे हैं? देखो हरीश रावत जी क्यों लगाएंगे अपने मुंह। हरीश रावत जी को लाल कुआं में नुकसान किया इस बयान से, उन्होंने जो अपना बयान दिया, हरीश रावत क्यों अपने पास बुलाएंगे लाल कुआं में? मुझे लाल कुआं के लोगों से फ़ोन आ रहे थे, पूरे उत्तराखंड में इनके इस बयान से बड़ा नुकसान हुआ है कि हरीश रावत जी डर के भाग गए, हरीश रावत जी डर के भाग गए। इन्होंने जो है आपने बयान देखा होगा, लूट लिया, नदियों को लूट लिया, खा गए, लूट के पूरा भ्रष्टाचार करा इन लोगों ने। मैं वही बात तो कर रहा हूँ। इन्होंने ये कहा हरीश रावत जी को नुकसान हुआ है, जब वो साथ थे तब ठीक है, नहीं है तो उन्हें लूट लिया। कहा कि वो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वो जो आपराधिक छवि उनकी है उसको बचा सके। हाँ, उसको बचा सके। निर्दलीय तो हार जाएंगे तो उनको तो कौन पूछेगा फिर? नहीं, आप नहीं समझ रहे हो ना, निर्दलीय हार जाएंगे वो चीज़ अलग है। अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में खड़े हुए, उसके बाद वो हार गए ना। जब वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हारे तो वो जब जगमोहन को समर्थन देने की बात आई, इन्होंने कहा समर्थन, कई लोग गए कि मैं जगमोहन को समर्थन देता हूँ, तो
बोला यार मैं जगमोहन को समर्थन तो देता, लेकिन मदन जोशी का नाम जब आता है ना तो फिर नींद नहीं आती, सारा मन खट्टा हो जाता है। बस मैं इसकी वजह से जगमोहन को समर्थन नहीं दे रहा हूँ। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी इससे चोरपानी मुलाकात हुई, इनने बोला, मैंने कहा राजनीतिक विषय है, जब जब राजनीति की बात आएगी मैं खुल के खिलाफ बोलूँगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस को हराने के लिए किसी भी जो है हम जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। आप सोचें कि हम प्रचार ना करें, हम वहाँ ना घूमें, हम ना बोलें तो ये गलत है। जो हम सत्य है वही तो बोल रहे हैं। इन पर आज भी इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं। आपने देखा जब नॉमिनेशन भरा होगा तो यही एक रामनगर में ऐसा कैंडिडेट होगा जिस पे आपराधिक मुकदमे हैं। तो पहली बार ही ऐसी व्यवस्था बिगड़ी है। और जो कहते हैं कि हमने कभी भी, अब कहते हैं मिंटू चौधरी कौन है कैसा मैं नहीं जानता, ये बताओ, ये हास्य कौन नहीं जानता रामनगर में। कल जब मैंने लाइव वीडियो चलाया, अब यकीन मानना इतने लोगों के फ़ोन आ गए, इतने लोगों के फ़ोन आ गए। लोगों के अंदर भी डर बना हुआ है। आप कह रहे हैं ना वोटर साइलेंट है, लोग डर रहे हैं, लोगों के अंदर पहले का खौफ है, डर रहे हैं। जो निडर हो गए, देखो डरना नहीं चाहिए। आप डरोगे, डरने वाला आज एक पे बीतेगी तब वो बोलेगा, दो पे बीतेगी तब वो बोलेगा। इनके साथ के लोग सारे चुप बैठे हुए हैं। आप बताइए कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग हैं, उनकी ये ज़मीन हड़प के खा गए। इनका क्या करते हैं कि जो पैसे वाला दोस्त है उनका, ठीक है, उससे पैसा होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर ये अलग कर देते हैं। तो ऐसे कई लोग इनके अपने टूट गए हैं। अब मैं महेंद्र प्रताप का जिक्र करूंगा, ठीक है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस में अकेला व्यक्ति है जो खुला लिखता है। उसे पता है कि उनकी पीड़ा उसकी क्या है, उनके साथ और लोग भी हैं, लेकिन सबको खुला बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो रामनगर को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके काम बताइए। इनके जुए के अड्डे लगातार कोतवाल ने पकड़े हैं, लगातार पुलिस ने पकड़े हैं। आप जुए के अड्डों से वसूली करते हो। आपने डेल्टा फैक्ट्री के जो वहाँ का मैनेजर है उसको आप उठा के ले आए, आपने उसके साथ क्या बदतमीजी करी। आपने जो है जो आपका इधर ये इसका नाम भूल जाऊँ, एक टैक्सी स्टैंड पे उसको आप उठा के खत्ते में ले गए। आपके तो कई कांड ऐसे हैं। कन्नू मन्नाल को आप उठा के अपहरण करके ले गए। आप पे कई मुकदमे ऐसे। अच्छा, आज की तारीख में ये सारी घटनाएं 2012 से पहले की हैं? ये बात की हैं 2012 से बात की। हाँ, ये अभी की घटनाएं लगातार हैं। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि संजय नेगी ने ये बोला ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के अर्थ में, अगर मदन जोशी साथ मेरा चेहरा सामने आता है तो आप दोनों के बीच में से क्या कटाक्ष है, क्या लड़ाई है कि संजय नेगी आपको देख के इतना खार खाते हैं? लड़ाई ये है कि लड़ाई तो केवल राजनीतिक है। जो माना आज मोदी जी के लिए लोग बोलते हैं, अब सपा और भाजपा की क्या लड़ाई है? योगी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको उनके खिलाफ। तुमको बुरा क्यों लग रहा है ना? योगी उनके खिलाफ बोल रहे हैं ना। वो लोग योगी साहब कहते हैं मैं गुंडागर्दी में चोट करेंगे, हम तमंचावादी सरकार को नहीं आने दे देंगे। यहाँ भी यही हिसाब है। पर जगमोहन सिंह बिष्ट तो संजय नेगी का ज्यादा प्रतिद्वंदी है। पर अगर आपने कहा कि उसने कहा कि मैं जगमोहन सिंह बिष्ट का साथ तो दे देता, पर मदन जोशी साथ में, इसलिए मैं साथ ही देना नहीं चाहता। हाँ, तो उनका जिक्र यह है कि एक मैं ही ऐसा था जो उस हिम्मतपुर डोटियाल में उनको उनके घर पे हरा के आया, और मैं ही इस बार, इनको पता है कि ये इस बार चुनाव हारने वाले हैं। जमानत जब्त होने वाले, बौखलाहट है। उन्हें पता है अगर मदन नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं मेरा ग्राफ और बढ़ता। ये मदन ने आके स्थिति, मैं ये बताना चाहूँगा, जब यहाँ पर लाइव डिबेट, शायद आप नहीं थे, जब लाइव डिबेट यहाँ पर चल रहा था, जब इन्होंने मेरे खिलाफ, पहले मैंने बोलना शुरू नहीं किया, मुझे विधायक ने साफ मना करा कि इसके खिलाफ नहीं बोलना, वो मूर्ख है तो तुम भी मूर्ख बन जाओगे। इसने मोदी जी की फ्लैक्सी फाड़ी, वहाँ हमने नहीं फाड़ी, हमने मना करा। और कांग्रेस वालों ने इनकी फ्लैक्सी फाड़ी, हमने नहीं फाड़ी। तो विधायक जी बार बार मना करते रहे। संध्या डालाकोटी ने के लिए मैंने एक फेसबुक में डाला था, उसका रोना समझ में आता है, इसका पता नहीं। छात्र संघ जीवन से रोता ही रहता है, सिंपैथी लेता था। लोगों को पता नहीं, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जब तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के बाद आपने एक मिक्का भाई नाम सुना हुआ जो बड़ा नाम चर्चा में चला, मिक्का सरदार जी। मैं मीडिया वालों को कोई आरोप, मैं उन मीडिया वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा। उनको लाखों का ऑफर दिया गया कि यार आप ये इंटरव्यू चला दो, मदन ने इनके खिलाफ ऐसा ऐसा बोल दिया, आप ये इंटरव्यू चला दो। कई लोगों को ऐसे फोन आए। मिक्का सरदार जो है पैसे ले लेके घूम रहा था कि मेरा इंटरव्यू चला दो, मेरा इंटरव्यू चला दो, लेकिन मीडिया वाले एक इंटरव्यू नहीं चलाया। उन्हें पता है ये आदमी गलत है। शायद हो सकता है अब मेरा आपसे परिचय अभी हुआ, क्योंकि आप अभी नए नए जो है मैंने आपसे अभी, क्योंकि बाकी लोग मीडिया वाले भी सब जानते हैं इनके बारे में, हर अखबार में आता है। तो हर उसमें गुंडागर्दी होती है, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, किसी में जहाँ भी ये खड़ा होगा तो वहाँ गुंडागर्दी होना तय है। ये लोगों को डरा धमका के, बदमाशों से फ़ोन करा के लोगों को बैठाने का काम करा। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव गुंडागर्दी का तो वो है, इन्होंने सबको फ़ोन करा, उठा के ले गए, बन गए। अब ये चुनाव आया ना, ये पता लग जाएगा स्थिति क्या है अभी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने आप पे 2 आरोप लगाए। पहला ये कि आपने, आपके लड़कों ने आपके कहे अनुसार, मतलब आपके आदेश से उनकी फ्लैक्सी जलाई। दूसरा ये कहा कि आपके जुए के अड्डे चलते हैं, सुना आपने उनके इंटरव्यू में। इन 2 का जवाब चाहिए मुझे आपसे। मैं फिर कह रहा हूँ कि गलत। इनका क्या था कि निर्दलीय प्रत्याशी कहीं भी लड़ाई में नहीं था, तो अपने को फाइट में आने के लिए क्या करा इन्होंने? आप ये बताओ, विधायक जी ने अपनी नीति से लखनपुर चौराहे पे कैमरे लगाए हैं। कौन बड़ा बेवकूफ़ होगा जो इनको हाईलाइट करेगा? सामने फ्लैक्सी लगी है, कौन बेवकूफ़ होगा जो इसको हाईलाइट करेगा कि साहब इनकी फ्लैक्सी बार? तो हमें पता है छात्र संघ की राजनीति हम इससे संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, कौन इनको बेवकूफ़? लेकिन
मैं आपको ये प्रूफ दूंगा कि जो रोहित पांडे है वो कांग्रेस महेंद्र पाल का सपोर्ट कर रहा था, उसने इनकी फ्लैक्सी जलाई। अगर कोई कोतवाल में थाने में फ़ोन कर ले, अगर हम एक बार भी उसके लिए गए हों, जो गलत करेगा उससे कानून व्यवस्था पूरी उसमें अपना काम करेगी, कहीं उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमने इतना नंबर दूसरा जो जुए के अड्डे की बात आती है, ये बताए ना कहाँ पर है करके, 4 लखनपुर और खत्ते बता देना। ये हर बार अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हर बार ये कसम खाते हैं। वास्तव में ये कसम खाए अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कि मेरे कोई अड्डे चलते हैं, और ये अपने बच्चों के सर पे हाथ, क्या इसका जुआ का अड्डा नहीं चलता, क्या इसके मिंटू चौधरी से संबंध नहीं है, एक बार कसम खा दे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये कह दे अपने बच्चों की कसम खा के मेरे मिंटू चौधरी से संबंध नहीं है, ये कह दे मेरे जुए के अड्डे नहीं पकड़े गए, ये कह दे कि मैं शराब की तस्करी नहीं करता हूँ, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अच्छा, जुए के अड्डों का आरोप लगाने के पीछे मतलब अगर ये समझ में नहीं आया, ये बौखलाहट है, वो हार रहा है ना। उसे पता है कि जब श्री राम की सेना निकली, जो राम को लेकर आए हम उनको लाएंगे, इस राम की नगरी में भगवा लहराएंगे। उसका जो पीला झंडा था, इस भगवे ने उसे दबा दिया। उस पीले झंडे को जब भगवे ने दबाया, ये समझ गया कि मदन अपना खेल खेल रहा है। और हमें पता था भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, क्या नीचे चल रहा है, लेकिन इस भगवे ने उसे बिल्कुल ही डाउन कर दिया। फिर मेरे रथ को रोकने की कोशिश की गई, एसडीएम को फ़ोन किया गया, मेरे रथ को बुलाया गया। एक दिन मेरा रथ रोका गया, लेकिन वो श्री राम की कृपा रही, ऊपर वाले की कृपा से हमारा रथ फिर सुचारू रूप से चला। और हमारी तय मानिए कि हमने लोगों को एकजुट करने का काम किया है। जो वो कह रहे थे ना उसमें कि ये श्री राम के नाम से इकट्ठे कर लेते हैं, आपको श्री राम के नाम से क्या दिक्कत है? आप वहाँ तो वोट मांग रहे थे, वहाँ कह रहे थे कि मदन जोशी, वहाँ पता है मदन जोशी क्यों कह रहे थे? क्योंकि मदन जोशी ने भगवा पहना, केवल खताड़ी में कह रहे थे मेरी बुराई। मदन जोशी ताकि मुस्लिम एक हो जाए, मुझे वोट दे दे और मैं जीत जाऊँ। गुलाघट्टी में जाके मदन जोशी ने ये कर दिया, मदन जोशी ने ये कर दिया, मदन जोशी ने ये कर दिया। फिर आ जाए ऑटो मदन जोशी। चुनाव विधायक का, आप विधायक प्रत्याशी पर आरोप लगाओ, भाजपा पर लगाओ, कांग्रेस पर लगाओ, निर्दलीय इतने प्रत्याशी उठ रहे हैं। मदन जोशी एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता, आप आरोप लगा रहे हो कि मदन जोशी ने, ये समझ में आता है किसी के मदन जोशी? फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद भी मदन जोशी लग रहा हो कि छोटा सा कार्यकर्ता हो, जिस तरह से आपको नाम लिया, इसका मतलब तो बहुत बड़े नेता बन गए रामनगर के। मैं नेता तो बनने की बात नहीं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता, मैं नेता हुई कहाँ। मैं तो वार्ड अध्यक्ष से मैंने राजनीति शुरू करी। मैंने गौ रक्षा समिति में बहुत बड़ा काम करा। मैंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं करी। ये बैराज साहब सामने बैठे हैं, जब गौ तस्कर आए थे मैंने अपनी स्विफ्ट गाड़ी लगा दी, उस स्विफ्ट गाड़ी को मेरी उड़ा दिया गया। उड़ाने के बाद वो गाड़ी यहाँ पर आके पकड़ने के बाद ऐसे हमने कई कार्य ऐसे किए गौ रक्षा समिति में। मुझे सब लोग जानते हैं कि मैंने क्या काम किया और क्या काम नहीं। गौ रक्षा समिति हम पे कई आरोप लगाए, मतलब ही नहीं होता। माँ बेटी रक्षा समिति हमने बनाई जब हमें दिक्कत लगा कि कहीं ना कहीं हमारी हिंदू लड़की के साथ गलत हो रहा है। गर्जा मंदिर के अंदर गलत हो रहा था, कहीं तो हमने गर्जा मंदिर के अंदर पाबंदी लगाई। हमने बहुत काम किया, हम पे मुकदमे भी लगे। हम मुकदमे से नहीं डरते हैं क्योंकि हम सही के लिए अगर कोई हम पे लगाता है। जोशी जी, मुझे एक चीज़ जाननी है, जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं, हम राजनीतिक चुनाव लड़ने जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग बिलो द बेल्ट प्रहार क्यों करते हैं? जैसे आपने संजय नेगी के पुराने रिकॉर्ड की बात करी, नए रिकॉर्ड है उसके, पुराने तो है ही नहीं, अभी तो मुकदमे ही उस पे। जैसे आपने मिंटू चौधरी की बात करी, मिंटू चौधरी को तो मेरे साथ 8-9 साल हो गए, हाँ, है ना? उसकी आज में बात करना, मतलब क्या हम लोग फेयर चुनाव नहीं लड़ सकते? ये मेरा पूछना कैसे है। छोड़ देंगे साहब वो फेयर? जो आदमी, जो अगर तुम्हें पता है उनकी प्रवृत्ति गुंडा, उनकी वसूली यही है। वो जो जिसका करेक्टर ही अपराधी है, जो हिस्ट्री सीटर है, जो हिस्ट्री सीटर से जुड़ा हुआ है, क्या मिंटू चौधरी के पीछे और बड़ी गैंग नहीं है क्या? अभी और लोग नहीं है क्या? आज जो ये निर्दलीय प्रत्याशी, इसके पीछे कहाँ के लोग आ रहे थे? काशीपुर के लोग, हल्द्वानी के लोग, कालाढूंगी के लोग, जहाँ विधायक जी की गाड़ी इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, भाजपा के विधायक की गाड़ी को आप पकड़ लेते हैं कहाँ पर? जहाँ वो पुष्कर रावत है, जिसका वो नाम बताने में डर रहे थे। आपने नाम पूछा, वो नाम क्या, तो डर रहे थे ना थोड़ा सा। हाँ होगा कोई नाम, ये कहा आपने उससे जब आप कहते हो कि किसी ने नोट कहा ना उन्होंने, तो वो नाम पुष्कर रावत है। वो पुष्कर रावत के सामने होम स्टे है, 100-150 लोग बाहर के वहाँ पर रह के रोज़ रह रहे थे। एकदम से इतनी भीड़ कहाँ से आ गई साहब? वो हल्द्वानी, कालाढूंगी, काशीपुर के लोग थे, गांव का लोग। केडी बेचारा गांव का, आपने देखा होगा, रो रहा है। इंदर लाल जैसा छोटा सा कार्यकर्ता और एक बेचारा वो अपना थापा, 3 लोग, इंदर लाल, केडी और थापा के बारे में एक बार बता दो स्टेज सर। इनको इन्होंने बहुत बुरी तरह मारा है, और मारने के बाद केवल उतने एरिया का वीडियो बनाया और कह रहे हैं कि मारपीट का वीडियो दिखा दो। मेरे थाने में इतने मुकदमे हैं, कोई मारपीट का मुकदमा जगह जगह, कहीं किसी का मारपीट कर लो, कहीं कैमरे लगे हैं क्या? आप वहाँ पर मारपीट कहाँ से आ जाएगा? लेकिन उस दिन इतनी बड़ी घटना होने वाली थी शहर के अंदर, कालाढूंगी से भी बड़ा कांड ये लोग कर देते। इसको पता भी नहीं होता, वहाँ सब पी के सब नशे में धुतते और वास्तव में ये पीते और पी खा के इन्होंने ऐसी तैसी मारनी थी। उस गाड़ी को भी ये जला देते। बहुत बड़ा, अगर पुलिस टाइम पर नहीं पहुँचती, लगातार पुलिस को फ़ोन किया गया, आप वास्तव में सच्चे होते, कानून को मानने वाले होते, उस गाड़ी के आगे आप गाड़ी वाली तरफ बैठ जाते, ऐसे सामने बैठ जाते, कहते भाई ठीक है पहले पुलिस आएगी उसके बाद गाड़ी जाएगी, तो मेरा समझ में आता। तब तो हम समझ में आते कि आपने आए और नोट लहरा दिए। तो ये कहीं टुकनी, हमें पता है कि आपने नोट बांटे हैं, आपने 500 रुपया और एक बोतल और मुर्गा हर जगह बांटा है। लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे लोगों से मिला दूंगा जिनने कहा है कि इन्होंने हमें बांटा है, लेकिन वोट उन्होंने बाद में बीजेपी को ही दिया है।
पैसों से वोट सब जनता पूरी समझ चुकी है। जनता ने जो वोट दिया है, मैं आज बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए जो उनकी योजना है, राशन जो उन्होंने फ्री दिया हर महिलाओं को, और जो अटल आयुष्मान योजना है, उसमें बेहिसाब वोट पड़ा है मैं हमारे आपको दो उसमें टोकूंगा। पहली चीज़ तो यह है कि आपने बोला कि काफ़ी गुना तत्व वहाँ इकट्ठा हो गया था, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, तो आप ऐसे लोगों को पनपने क्यों देते हो? आपको क्या मतलब फिर भी आप लोग डर रहे हो ऐसा क्यों? नहीं, डर नहीं रहे, पनपने कहाँ दिया हमने। लेकिन जब मॉब होता है ना, भीड़ कहीं मॉब हो जाती है, उस समय घटना घट जाती है, तो बाद में कानून व्यवस्था तो अपना काम करेगी। अब आप ये लगाओ, जो टंकी में इतना बड़ा कांड हुआ, पुलिस थी, सब कुछ था, वो टंकी पर चढ़ गया, बताओ उसमें क्या कर सकता था आदमी को? सबने उतरने के लिए रिक्वेस्ट करी, सबने उतरने के लिए कहा, नहीं उतर पाए। लेकिन उसमें देखो क्या करेगा। अब कल इतनी बड़ी घटना हो जाती, ये कह रहे हैं एचएम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, इसने फ़ोन नहीं उठाया, सबने फ़ोन उठाया, बराबर इनको पूरा सपोर्ट किया गया। आप ये बताइए, इनके शहर में कितने टेम्पो चल रहे थे? हर गली में इन्होंने जीना दुभर कर रखा था। हर गली में इनका तुम प्रचार सामयिक देख लो, कहीं कोई अंकुश नहीं था। सब जगह इनको पूरी छूट दी गई हुई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सारी बातें इनकी मानी जा रही थी। और ये भाजपा की सरकार थी जो इतना हमने बढ़ चढ़ के जो है सभी पार्टियों को सहयोग किया और बड़े अच्छे से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस व्यक्ति ने लास्ट में अपने को टक्कर में दिखाने के लिए ये परपंच रचा, और मीडिया को इन्होंने ये कहा, जो मिक्का सरदार जी हैं, कि इसको पहले नंबर पे दिखा दो, मैं इतने दूंगा। फिर बोला ये मत दिखाओ यार, कम से कम त्रिकोणी तो इसको दिखा दो, मैं इतने पैसे दूंगा। लेकिन मैं मीडिया का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मीडिया बिकने वाला नहीं है, जो ये मीडिया को खरीदने निकला था। मुझे जब उस इंटरव्यू के बाद ये पता लगी बात, उस इंटरव्यू में जब लाइव यहाँ से चला, तो उन्होंने कहा मदन जोशी ने तो ये बोल दिया। मैं बोलूँगा, हमें पता है ना, तुम कह रहे हो कि मिंटू जोशी, मेरा क्या मतलब? उसके नाम पे आपने कमाया खाया, आपका ये काम बता दो। चलो मेरा तो अपना काम है, मेरी कॉर्पोरेट में रजिस्ट्री चलती है, कॉर्पोरेट का काम है, मेरे साथ के लोग सारे रोजगार पर जुड़े हुए हैं। तुम अपने काम बता दो। 40-40 लाख की आप गाड़ी में घूम रहे हो, आपके स्टैंडर्ड कपड़े, स्टैंडर्ड जूते, आपका रहन सहन सब देख लो। आप कहते हो मेरे जेब में 7,000 रुपये, झूठ बोलते हो आप, बिल्कुल झूठ बोलते हो। आप कहते हो कि हम पे 7,000 रुपये, आपने 2.5-3 करोड़ में चुनाव लड़ लिया, और पैसे ब्लॉक प्रमुख भी आपने बचा लिया। आपका धंधा है ये चुनाव, ब्लॉक प्रमुख बचा लिए, ऐसे आपने इसने बचा लिया, ऐसी नगर पालिका लोग ऐसी इनका घर से चलता है, बाकी कुछ है नहीं। आपने कहा कि मिक्का ने कहा मीडिया को पैसे दिए कि इनको पहले 3 में दिखा दो, पहले 1 में दिखा दो। हाँ, लेकिन आज की तारीख में जरूरत नहीं पैसा देने की। संजय नेगी वास्तव में त्रिकोणी मुकाबले में है, ये आप मानो ना मानो, ये तो नहीं तो आप कह रहे हैं ना। हम आपको बता देंगे आने वाली 10 तारीख को, ये आपको पता लग जाएगा, लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। लोगों में डर बना हुआ है, पूरे घरों में डर है। आज वोटर बोलने को तैयार, आप जरा सर्वे करा लो, वोटर बोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं बोलो मत, ये तो मरवा देगा, चुपचाप रहो, वोट हमने जहाँ दिया ठीक दिया। बोल नहीं रहा आदमी, क्यों नहीं बोल रहा साहब? ये डर पहली बार ऐसा इतिहास में, ये 5 चुनाव हो गए, पहली बार ऐसा डर बना हुआ है। लेकिन बोर्ड ने सबने कमल को ही दिया, लेकिन डर लोगों के अंदर बनाया, घर घर के अंदर डर बना हुआ है इसका। सब जानते हैं इसके बारे में, पता नहीं आपको कैसे पता नहीं। मैं तो बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ कि इसके बारे में आपको क्यों नहीं पता आज तक कि ये व्यक्ति ऐसा है करके। छात्र संघ जीवन से ही इसने यही सीखा है, बस इसका कार्य यही है, लोगों को छात्र संघ जब जीवन में आया फ़ोन करके बदमाश से बैठाना, और ये फिरौती, यही काम इनके रहे हैं शुरू से। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। लेकिन संजय नेगी ने कहा, वो सुना होगा, उन्होंने बोला 10,000 में वोट बीजेपी खा रहा हूँ, 10,000 कांग्रेस से खा रहा हूँ, और 20,000 से मैं शुरू कर रहा हूँ। ऐसा तो चिंताराम भी कह रहा है, मेरे हेमभट्ट कह रहे हैं मैं 48,000 आ रहा हूँ। चिंताराम के कह रहे हैं मेरे 40,000 वोट आ रहे हैं, और वो अपना हेमभट्ट जी कह रहे हैं मेरे 48, मेरे ब्राह्मण 48,000 हैं। अब मैं कैसे मान लूँ? मैं तो वो चिंताराम और हेमभट्ट जी कह रहे हैं मेरे 48,000 वोट आ रहे हैं, हम तो मान ही नहीं रहे। देखो मैंने शुरू से ही कहा, देखो भाजपा और कांग्रेस का ही मुकाबला है। मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है, पहले से ही था। ये तो इसने जबरदस्ती घुस के सुनो, मैं ये बता रहा हूँ आपको, 30 नंबर पर भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला इसलिए है कि जो कांग्रेस का बागी है निर्दलीय प्रत्याशी, ठीक है, जो कांग्रेस का बागी है, ये गांव में वोट ले जा रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं, थोड़े थोड़े वोट। और कांग्रेस का जो महेंद्रपाल प्रत्याशी है, वो नगर के वोट ले जा रहा है, ठीक है। गांव में कांग्रेस के वोट ये ले आ रहा है, नगर में ये ले जा रहा है। तो भाजपा तो अपना भी जीत गई, भाजपा का तो कोई मतलब ही नहीं है। भाजपा तो देखो, पूरे LIU की रिपोर्ट पूछ लो आप, भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से जीतने जा रही है। इनका वोट है कहाँ? इन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में 3,000 लोगों को पैसा बांटा है। इनकी दारू पकड़ी गई है। जो पठान है, जो कहता है कि मेरा कोई नहीं है, जो कहता है पठान के यहाँ, जो रंजीत रावत जब रात को आए, जब बैठे, जब पता लगा, तो इनकी दारू, इंजेक्शन सब पकड़ा गया उसके यहाँ। और मैं इस पठान को कहना चाहता हूँ, ये अभी इस 10 तारीख के बाद इसका सारा जितना भी कारोबार है, सारा नशे का अवैध करेगा, मदन जोशी बंद कराएगा। मैं इसको इस माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ, इससे कहना चाहता हूँ, तू समझ जा, अगर तूने ये नशे का कारोबार बंद नहीं किया, MP के फील्ड में जितने तेरे गुंडे घूम रहे हैं, मैं सब बंद कराऊंगा। गुंडागर्दी मैंने देखो 2007 से इसकी गुंडागर्दी हमने, जो पठान है ये, जो पठान जिसके यहाँ दारू पकड़ी गई नेगी की, हाँ, जहाँ दारू पकड़ी गई, इनकी जो दारू पकड़ी गई और जो नशे के इंजेक्शन पकड़ गए, इतने पैसे ही बांटे। ये गलत फहमी में जी रहा है। कोई भी जो वो क्षेत्र होते हैं मुस्लिम, वो वोट नहीं, वो केवल उनका पंजा है, वो पंजे को वोट डालते हैं। पंजे का वहाँ पूरा, वो उन्होंने खुद अपने उसमें कहा है कि शहर में मुझे वोट नहीं मिला, जो है शहर में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गांव में उस वोट को, मैं उसकी बात को मान रहा हूँ। गांव में कहा, ठीक है, गांव में कांग्रेस तुम ले गए, शहर में कांग्रेस ये ले गए, तो भाजपा का तो अपनी जगह रहा, भाजपा कहाँ ले? कितने वोट से जीत मान रहे हैं अपनी? हम
कम से कम 11,000 से वोट 11,000 मतों से जीतेंगे ये रामनगर विधानसभा। देखिए आगे चलिए हम एक शब्द लगा लेते हैं इसके माध्यम से। अगर मान लीजिए कि 11,000 10,000 वोट से कम में जीते, हाँ, तो अब हमें DSLR कैमरा गिफ्ट कर रहे हैं। मैं आपको मोबाइल दूंगा एक, अगर एक मोबाइल दूंगा अगर हम इससे कम से जीतेंगे तो। आप हमसे मोबाइल, मैं आपको DSLR कैमरा मोबाइल दूंगा अगर हम इससे कम से हारेंगे तो, देखिए जीतेंगे तो। अच्छा मदन जोशी जी, अच्छा लगा चर्चा की आपने, खुल के अपने बातों को रखा। अच्छा कल आप थोड़ा सा हाथ दिख रहे थे, आज आप थोड़ा अच्छे लगे, मुझे अच्छा लगा। आरोप देखो, आरोप लगाना देखो मेरे साथ क्या था, मेरे साथ मेरी पत्नी थी। मैं कल चुनाव में बहुत थका हुआ था, तो पत्नी साथ में थी, तो मेरे पे विकास डंगवाल का फ़ोन आता है कि ये वीडियो को सुना, मैंने नहीं सुना, ये ऐसा बोल रहे हैं। मैंने किसने बोल रहे हैं? रवि के बिंदास बोल। मैंने कहा रवि के बिंदास बोल। मैंने कहा बड़ा हाईलाइट हो गया भाई, ये क्या मामला है, ये कहाँ पहुँच गए? पहले आप आए थे ऊपर अचानक, गर्जिया में आए अचानक, मैंने रवि के बिंदास बोल देखे। और देखने के बाद जब देखा तो शुरू में देखा मैंने आधा, फिर मैंने उसे पूरा ही देखा, तो वाइफ भी सुन रही थी। वो वाइफ को बहुत बुरा लगा पत्नी को कि ऐसा आरोप लगा रहा है और ये है भाई, इसका जवाब दे। जब मेरी पत्नी को ये लगा कि इसका जवाब देना चाहिए, इसने कुछ दिन पहले मेरे पिताजी के बारे में लिखा कि क्या वो है स्क्रीनशॉट ख्याली दूध वाला करके कुछ लिखा मेरे लिए, दूधिए की औलाद। पर्सनली भी करती है, ये लिखता है कि दूधिए की औलाद। बताओ, मेरे पिताजी ने बचपन से दूध का काम किया, बैर पाव से लेके पूरा रामनगर जानता है मेरे पिताजी को। बचपन से हमने गरीबी बहुत देखी है। मेरी माँ जो है लकड़ी लेके आती थी और चूल्हे में हम लोग जो है, और हमारा लेंटर भी जो चूता था, हमने ऐसा जीवन देखा हुआ है। तो पिताजी को जब बीड़ी पीने की ज़रूरत होती थी, तो हमारे पिताजी की टांग टूट गई थी, तो जब बीड़ी पीने की भी ज़रूरत होती तो हमारी ईजा जो है रोडों से बीन के बीड़ी लाती थी, तब पिताजी को देती थी। ऐसा हमने जीवन देखा गरीबी में, और दूध का हमने संघर्ष किया हुआ है। इसके वहाँ तो खुद पता है नेगी को कि इसके यहाँ तो कितने बार मैं आया हूँ दूध देने के लिए, इसको खुद पता है। ये इसको नहीं पता कि मेरा संघर्ष, मैं दूध से संघर्ष करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सब जानता है, ये कसम खा ले अगर मैं इसमें एक बात भी झूठ बोल रहा हूँ तो। आज मेरे अपने काम है, मैं आज कॉर्पोरेट में मेरा अपना काम है, सब कुछ है। मैंने कॉर्पोरेट के लोगों को रोजगार भी देने का काम किया। एक बताइए आप चैनल के माध्यम से, किसी के पिताजी को लिखने का आपका क्या कि दूधिए की औलाद? आज दूधिए की 3 औलाद है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, एक मेरा छोटा भाई है जो इंटरनेशनल प्लेयर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुका है, जिसने रामनगर का मान सम्मान बढ़ाया। एक मेरा बड़ा भाई है, वो सेना में है, जो कि रिटायर हो गया, वो सेना में सेवा कर रहा है। एक मैं हूँ जो मैं राजनीति में रहते हुए समाज की सेवा कर रहा हूँ। इस दूधिए की जो लिख रहा है ना औलाद, वो 3 औलाद हैं। ये 3 औलाद ने इसका क्या बिगाड़ा जो इसने इतना गंदा शब्द लिखा? मेरा आक्रोश ये है। अच्छा, मतलब ये कि आपके जुए के अड्डे नहीं चल रही, ये कंफर्म है? बताइए नहीं, कसम खा ले, मैं कसम खा रहा हूँ अपनी कि अगर मैं 1 रुपया भी मैंने अगर इनसे कहीं लिया हो। दूसरी बात, जो फ्लेक्सी जलाने में आप हमारा कोई हाथ नहीं है, उसमें कांग्रेस का हाथ है। रोहित पांडे अगर वो स्क्रीनशॉट हो किसी पे तो मैं भी दिखा दूंगा, रोहित पांडे वाला स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना? वो स्क्रीनशॉट वो हमारे लोग हैं ही नहीं। झूठ बोल रहा है ये, क्योंकि नहीं पता है ना भाजपा से लड़ाई है, तो भाजपा से कैसे भिड़ूं, भाजपा को कैसे? बताइए, लखनपुर इतना बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो लखनपुर में इसकी फ्लेक्सी जलाएगा? जब विधायक जी ने, नरेंद्र मोदी जी फैली, तो विधायक जी से कहा लोगों ने, आपकी फ्लेक्सी जला दी नेगी ने, आप क्या करोगे? उन्होंने कहा वो मूर्ख है तो हम भी मूर्ख बन जाएंगे, कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने साफ मना करा था कि कोई हम ऐसे काम करते हैं, इतने बेवकूफ़ थोड़े। भारतीय जनता पार्टी, आपने एक चीज़ कही कि भाजपा गधे घोड़े को भी खड़े कर दे, और जो है ये चलता है कि गधे घोड़ा उसके तेवर। लेकिन मैं बता दूं, कांग्रेस में होते होंगे ये गधे घोड़े खड़े, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। यहाँ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से राय शुमारी लेकर ही पार्टी का टिकट कंफर्म होता है। हमारे यहाँ गधे घोड़े खड़े नहीं होते। बस मेरा इतना भी आपसे कहना है कि हमारे यहाँ गधे घोड़ों को खड़ा नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पार्टी पर बड़े जमीनी स्तर पर, इनके यहाँ हो सकता है कि महेंद्र पाल जी भीमताल टिकट मिला, भीमताल से आए, काला डूंगी मिल गया, फिर यहाँ रामनगर मिल गया, तो इनके यहाँ ये स्थिति हो सकती है। हरीश रावत जी आए, रंजीत रावत जी सब आए, इनके यहाँ ये चलता रहा। हमारे यहाँ तो शुरू से तैयारी चल रही थी और भरपूर हमें वोट मिला है, जनता का श्रेय मिला है। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हुआ, कार्य किया होगा, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से और अन्य योजना के माध्यम काम किया होगा, तो जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और हम बहुमत से जीतेंगे। और लेकिन मैंने इनके खिलाफ एक ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से मुहिम चलाई है कि नए लड़के, आज बताइए उसके साथ कौन लड़का है? आज रंजीत रावत जी के साथ टीम देखिए, देशबंधु रावत, योगेश सिंह रावत जी के लड़के हैं ना, देशबंधु रावत, महेंद्र, कितनी बढ़िया टीम है। इसके साथ आप बता दो कौन सी टीम है? कोई लड़का एक नाम गिना दो मुझे सही, जो इसके साथ सही ठीक ठाक लड़का हो। रंजीत रावत जी के साथ जो पूरी टीम है, प्योर टीम है, बहुत अच्छी टीम है, मान सम्मानजनक टीम है। इनके साथ टीम बता दो। देशबंधु जी के बगल में लोगों का जीना दुबर हो गया, वहाँ जुए के अड्डे इनके चलते ना, जो जुए के अड्डे। और मिंटू चौधरी ने वहाँ पर आके जो उनके लोगों ने बताया कि इसको थप्पड़ मारा कि जुआ खेलना छोड़ दे, लेकिन ये तब भी नहीं माना। अच्छा, अभी आपने कहा कि इनके साथ कौन सा बेटा, लेकिन यहाँ पंपापुरी के सभासद भुवन डंगवाल, पूर्व फौजी, वो उनके साथ थे।
एक जो रोहित पांडे जिसके बारे में कहते हैं कि उस संजय नेगी को कहा जाता मैं है, देखो उस बारे में पांडे जी मैं उनके साथ थे। मैं आपने कहा हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूं, ठीक है वो ठीक है लोग आपने कहा, मैं उस बारे में कमेंट करना नहीं चाहूँगा रोहित जी के बारे में, क्योंकि उनका छोटा भाई मेरा बहुत अच्छा मित्र था जो है उनका रोहित का छोड़ मेरा जो है बहुत अच्छे मित्र थे, तो मैं उस बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, उस बारे में नहीं बोलना लेकिन चाहूँगा। सभासद डंगवाल जी तो साथ साथ में थे, वो सभासद सभ्य आदमी- डंगवाल सभ्य आदमी- जी जो साथ है वो पता नहीं क्यों साथ थे, आज उनका आप अब देख लेना उनका स्तर कि उनको ये चैन नहीं कर पाए, उनसे वो गलती हो पड़ी। अब वो कोई मैं बता रहा हूँ वहाँ के लोग उनके लिए क्या क्या कहने लगे हैं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं डंगवाल जी से भी कोई ना कोई गलती हुई है, जो उनको इसका बाद में इसका परिणाम जरूर उनको मिलेगा और दिखेगा, जो और लोगों को भी, क्योंकि और लोग भुक्त भोगी। मैंने और लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा, लोग सोचते हैं ना जब मेरे पे बीती है तब, लोग खुल के लिखने में आज भी डर रहे हैं। उसके साथ के इतने लोग हैं वो भी लिखने में डर रहे हैं, उसके साथ के कांग्रेस के लोग कई जगह बूथों में कह रहे थे यार किसी को भी दे दो, निर्दलीय की मत दो। इतना विरोध तो मैंने किसी का देखा ही नहीं अभी निर्दलीय प्रत्याशी, और इतना विरोध जगह जगह जाके उनको टेंशन है। अच्छा, अंतिम सवाल के साथ खत्म करता हूँ, आपने ये नहीं बताया कि 30 नंबर पे कौन आने वाला है? तीसरे नंबर पे मैं कुछ नहीं कह रहा था, जहाँ क्या पता चिंताराम आ जाए, श्वेता मासीवाल आ जाए। देखो अच्छे प्रत्याशी होने चाहिए। एक मैं श्वेता मासीवाल की ये तारीफ तो करूँगा, भले ही कोई मुझे दिक्कत नहीं है, वो बेचारी काम तो करती है। मैं चुकुम गया था, उसने वहाँ कुछ लोगों के लिए दिवाली के लिए गिफ्ट बांटे, और जो बेचारे दिवाली नहीं बना पाए, कहीं उसने मेडिसन, कहीं वात्सल्य योजना के माध्यम से उसने कई कार्य किए। तो ऐसे लोग ये आगे आने चाहिए, माना विधायक जी हैं या महेंद्र पाल जी हैं, ये चेहरा चाहे कोई भी अन्य चेहरा हो ना, ऐसे लोग जैसे श्वेता मासीवाल हो या और भी चेहरा, उस चेहरे से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उसने काम तो किया है। तो ऐसे लोग आगे नहीं, इस नाम से तो लोगों को भय बना हुआ है ना, इस नाम से तो ऐसा भय बना है कि लोगों को सांप सूंघ जा रहा है। एक मदन जोशी अकेला बोल रहा है इसलिए मेरे खिलाफ बोल रहा है खुल के, नहीं तो मदन जोशी का क्या मतलब? चुनाव विधायक जी तुम्हारा, और हर सवाल मदन जोशी, हर सवाल मदन जोशी ने पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन मैंने इसको चेतावनी देना चाहता हूँ, ब्लॉक प्रमुख मैंने हराया, इसे पता है कि रामनगर भी कि मेरी मेहनत क्या है। एक पूरे रामनगर विधानसभा कार्यकर्ताओं लोगों ने कहा है इस बार मदन जोशी ने बढ़ चढ़ के काम किया है, लोगों ने मेरी मेहनत को देखा है, और मेरी मेहनत ऊपर वाले की कृपा से मेरी मेहनत सफल होगी। और आगे भी नगर पालिका का चुनाव होगा और या लोकसभा का चुनाव होगा, मैं खुलकर बोलूँगा। ऐसे गुंडे प्रत्याशियों के खिलाफ मैं खुलकर बोलूँगा, मैं इनसे कहना चाहता हूँ जब भी ये चुनाव होगा। बहरहाल धन्यवाद मदन जोशी जी आपका हमारे साथ आने के लिए। लेकिन इतना तय है कि चुनाव के पहले कई चेहरे चर्चित थे, लेकिन चुनाव के बाद मदन जोशी रामनगर का सबसे चर्चित चेहरा है और उत्तराखंड का भी सबसे चर्चित चेहरा बन चुके हैं मदन जोशी जी। बहुत धन्यवाद। फिलहाल आरोप निराधार पाए गए हैं, इसलिए फिलहाल आरोप सही हैं गलत हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं और दावा करते हैं कि अगर मेरे कहीं जुए का अड्डे चल रहे हैं तो मुझे दिखाओ। अपनी कसम अपने बच्चों की कसम खा के वो कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप शालीनता बनाए रखनी चाहिए जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि उन आरोपों की सत्यता के लिए आपको प्रमाण रखने चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। बहुत धन्यवाद मदन जोशी जी आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।